दोस्तों 1914 की बात है जब जापान के गांव में एक बच्चा खेलता हुआ एक 4 पहियों पर चलती हुई गाड़ी को देखता है। यही वो दिन होता है जब उस बच्चे को मैकेनिक्स और गाड़ियों के साथ लगाव होता है। उस बच्चे का नाम था सुचाइरो होंडा और किसी को क्या पता था कि आने वाले वक्त में उस बच्चे का नाम हर छोटी बड़ी गाड़ी पर दिखाई देगा। दोस्तों होंडा के 4 बहन भाई पहले ही मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से जान की बाजी हार चुके थे। चुनाचे इसके वालिदैन को अपने इस बच्चे पर काफी ज्यादा उम्मीदें थी। उसके वालिद साइकिल रिपेयरिंग का काम करते थे। होंडा को पढ़ाई से तो कोई दिलचस्पी ना थी, अलबत्ता अपने वालिद के साथ साइकिल रिपेयरिंग के काम में शुरू हो गया। जब होंडा 16 साल का हुआ तो उसने अखबार में एक ऐड देखा जो कि आर्ट शोकाई नामी कंपनी में टेक्नीशियन का था। होंडा ने उनको लेटर भेजा और खुशकिस्मती की बात ये थी कि वहाँ से पॉजिटिव रिप्लाई भी आ गया। यही वो वक्त था जब होंडा अपना सब कुछ छोड़कर कमाने की आस में टोक्यो रवाना हो गया। उसका ख्वाब तो तब टूटा जब वो टोक्यो पहुंचा और उस कंपनी के मालिक ने उससे सफाई सुथराई के काम लेना शुरू कर दिए। वो वापस घर नहीं जा सकता था क्योंकि उसके माँ बाप उससे उम्मीदें लगाए बैठे थे। होंडा बेचारा करता तो क्या करता। बहरहाल कुछ महीनों के बाद कंपनी के मालिक ने होंडा से मैकेनिक्स के काम भी लेना शुरू किए। उसको इस चीज में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए वो ये काम दिल लगा कर करता था। चंद महीनों के बाद होंडा गाड़ी के तकरीबन सारे पार्ट्स के बारे में बहुत कुछ जान चुका था। इस दौरान उस कंपनी ने 2 गाड़ियां भी बनाई थीं। इसमें एक का नाम था आर्ट डैमलर जबकि दूसरी का नाम था कर्टिस। इन गाड़ियों ने जापानीज मोटर कार कंपटीशन में पहली पोजीशन भी हासिल की थी। इस रेस में होंडा रेसर के साथ इंजीनियर के तौर पर बैठा था। यही वो दिन था जब होंडा ने खुद को कामयाबी की तरफ जाते हुए देखा। अगले कई सालों तक होंडा इसी कंपनी में काम करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता रहा। 1928 में इसी कंपनी के मालिक ने एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया और उसकी जिम्मेदारी होंडा को दी। होंडा ने इस ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया था और 2 ही सालों में 30 वर्कर्स तक पहुंचा दिया। वो अब एक बेहतरीन ड्राइवर के साथ साथ एक अच्छा मैकेनिक्स भी बन चुका था। उसने अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार भी बनाई थी। ये गाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 20 सालों तक जापान के नाम रहा। 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा का कार एक्सीडेंट हो गया। उसकी जान तो बच गई लेकिन बाजू फ्रैक्चर हो गया। चेहरे पर भी काफी चोटें आईं। वो अब ना तो मैकेनिक्स का काम कर सकता था और ना ही रेसिंग। चंद माह के बाद जब वो ठीक हुआ तो उसने अपने मालिक से कहा कि वो अब कार रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता, बल्कि उसने तजवीज़ पेश की कि वो स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए एक अलग कंपनी खोले। कंपनी के तमाम अरकान और यहाँ तक कि उस कंपनी के मालिक ने भी उसका ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया। कंपनी के मालिक ने तो आइडिया रिजेक्ट कर दिया लेकिन होंडा ने अपने दोस्त के साथ मिलकर खुद अपनी कंपनी खोल ली। कंपनी तो खोल ली लेकिन उसके पास कंपनी को चलाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो दिन भर अपने मालिक की कंपनी के लिए काम करता जबकि रात को अपनी खोली हुई कंपनी में पिस्टन और इंजन्स बनाने की कोशिश करता था। कई महीनों तक उसकी यही रूटीन थी लेकिन उसे कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। एक से बढ़कर एक नाकामी उसकी कामयाबी के रास्ते में उसकी रुकावट बने बैठी थी। आखिरकार उसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। कुछ वक्त के बाद आखिरकार वो एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया लेकिन उसके बनाए हुए पिस्टन्स में कुछ फॉल्ट्स थे। इन फॉल्ट्स को समझने के लिए होंडा ने पूरे मुल्क के दौरे करने शुरू किए और मुख्तलिफ कंपनीज में भी गया। उसके बाद उसने अपना एक पिस्टन बनाया तो वो काफ़ी बेहतर साबित हुआ। उसका पिस्टन मार्केट में बिकने लगा, उससे धड़ाधड़ ऑर्डर्स भी मिलने लगे। यही वो वक्त था जब होंडा की कामयाबी शुरू हुई। उसके बाद होंडा की इस कंपनी ने 2000 वर्कर्स भी हायर कर लिए लेकिन होंडा की ये खुशी सिर्फ चंद माह की थी, ये किसको क्या पता था। 1941 में जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ा। जापान की काफ़ी फैक्ट्रीज पर कब्जा कर लिया गया। उसमें एक कंपनी होंडा की भी शामिल थी। उसके वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया गया। 3 साल होंडा के लिए ऐसे ही मायूसी में गुजरे लेकिन 1944 को एक ऐसा वाकया हुआ जिसने होंडा के ख्वाबों पर पानी फेर दिया। जंग के दौरान ऊपर से एक मिसाइल आया जो कि सीधा होंडा की फैक्ट्री में आ लगा। 1945 को जापान पे 2 न्यूक्लियर अटैक भी हुए थे जिसने जापान की तो कमर ही तोड़ डाली थी। उसके बाद जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। जंग तो अब खत्म हो चुकी थी लेकिन होंडा अपना सब कुछ खो चुका था। उसने अपना बचा हुआ साजो सामान टोयोटा को कुछ पैसों में भेज दिया और एक बार फिर जॉबलेस होकर बैठ गया। जापान की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना बिल्कुल मुश्किल हो चुका था।
इन हालात में होंडा को जापानीज आर्मी का एक इंजन मिला जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। होंडा के जहन में एक तजवीज़ आई कि वो ये इंजन अपनी साइकिल में लगाकर अपने लिए ट्रांसपोर्ट का मसला हल कर सकता है। जब लोगों ने एक इंजन साइकिल में लगे देखा तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने इससे इसी तरह के साइकिल्स की डिमांडें करना शुरू कर दी। होंडा ने कुछ पुराने इंजन तो ढूंढ लिए लेकिन लोगों की डिमांडें काफी ज्यादा थी। ये तारीख में पहली बार थी जब किसी मशीन पर होंडा का लोगो देखा गया था। होंडा के पास पैसे नहीं थे, उसने 18,000 दुकानदारों को पब्लिक लेटर लिखा। उन लोगों को इस पर इतना भरोसा था कि उन्होंने इसे एडवांस पैसे दे दिए। अगले 3 साल में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो कि मार्केट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक थी। ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि अमेरिका की सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया। होंडा ने अब रेसिंग बाइक बनाने का फैसला किया। वो मुख्तलिफ रेसेस में जाता और जीतने वाली बाइक के कुछ फीचर्स को नोट करता। चंद सालों के अंदर उसने एक ऐसी रेसिंग बाइक बनाई जिसने 1962 में इंटरनेशनल रेसिंग कंपटीशन में पहली पोजीशन भी हासिल की थी। 1968 तक ये दुनिया की बड़ी कंपनीज में आ चुकी थी। होंडा ने अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान दिया लेकिन लोगों ने उसे ऐसा करने से मना किया। उस वक्त जापान में टोयोटा और निसान जैसी कंपनियां अपना कारोबार जमाए बैठी थी। उसके बाद उसने S500 स्पोर्ट कार लॉन्च की जिसके सिर्फ 1300 यूनिट ही बिक पाए। कई कोशिशों के बाद उसने 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की। ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल्स आज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। 1980 में होंडा की कंपनी जापान की तीसरी बड़ी कंपनी बन चुकी थी और सिर्फ 10 सालों के अंदर ही ये कंपनी दुनिया की भी तीसरी कंपनी बन गई। और उसके बाद 5 अगस्त 1991 को होंडा का इंतकाल हो गया। दोस्तों आज हमें होंडा का लोगो हर छोटी बड़ी गाड़ी और यहाँ तक के कुछ टूल्स पर भी मिलता है। तो वैसे जिसने भी कहा है सच कहा है कि मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। होंडा ने काफी ज्यादा मेहनत की और नाकामियों की वजह से उसने हार नहीं मानी। मेहनत करते करते आखिरकार उसने कामयाबी पा ली। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।